तो आज हम बात करेंगे फिल्टर की। पिछली क्लास में हमारा एक टाइप रह गया था फिल्टर का, तो उसे हम समझते हैं, है ना। ये रोटरी और सेंट्रीफ्यूगल टाइप फिल्टर है। इसमें सिंपल ही है, जैसे और फिल्टर थे। यहाँ से ऑयल जाएगा, यहाँ से जाएगा, है ना। ये देखिए, अगर मैं बात करूं, यहाँ से ऑयल एंटर होगा, ये दो बेरिंग्स पे लगा रहता है, और यहाँ अंदर जाएगा। यहाँ से ये फिल्टर होके ये यहाँ आएगा, है ना। और नीचे कहीं यहाँ फिल्टर होके नीचे यहाँ पे कलेक्ट होगा, और फिर यहाँ से ये आउट हो जाएगा। ठीक है, इसका भी वही काम है जो सारे फिल्टर्स का था। ठीक है, इम्प्योरिटीज को सारी को फिल्टर करके इंजन में भेजेगा। अब बात करेंगे हम फुल फ्लो टाइप की, है ना। अब इसमें अगर मैं फुल फ्लो टाइप की देखूं, तो देखो हमने स्टेनर की जगह यहाँ पे, ये इसको स्टेनर भी कह सकते हैं, बट यहाँ हमने एक फिल्टर लगा रखा है। यहाँ से ये ऑयल पंप सक करेगी, है ना, और सीधे यहाँ एक फुल फ्लो फिल्टर हो जाएगा। ये यहाँ से जाने के बाद ये इंजन में जाएगा, इंजन से वापस संप में। ठीक, यहाँ हमने एक बाईपास वाल्व लगा रखा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ इंजन का प्री डिसाइडेड प्रेशर आ जाएगा, तो यहाँ से ऑयल फर्दर अंदर नहीं जा पाएगा, है ना। तो ये ऑयल वापस कहाँ से जाएगा, यहाँ से इस वाल्व को ये प्रेस करके वापस इस फिल्टर साइड आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जो भी एक्स्ट्रा लुब्रिकेटिंग ऑयल होगा। ठीक, तो इस टाइप को हम क्या करें, फुल फ्लो टाइप। ठीक, अब हम सोचते हैं बाईपास टाइप। बाईपास टाइप में क्या होगा, हम पूरे फिल्टर को ही बाईपास कर देंगे, है ना। ये देखिए, यहाँ से ये फिल्टर हुआ, पंप ने सक किया, और सीधे इंजन में, इंजन से वापस संप में। ठीक, जब यहाँ से प्रेशर ज्यादा होगा, इंजन में प्री डिसाइडेड प्रेशर आ जाएगा, तो फिर कहाँ से जाएगा, फिर वो यहाँ से जाएगा और फिल्टर होके संप में वापस जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से डायरेक्ट इसे फिल्टर करके सीधे इंजन में भेजते हैं। हमने ये एक फिल्टर और एक्स्ट्रा लगा रखा है? तो ये कौन से हो जाएंगे, बाईपास टाइप। अब देखिए, ऑयल प्रेशर रेगुलेटर की बात करते हैं, है ना। इन रेगुलेटर प्रेशर में आखिर हो क्या रहा है। अभी तक हमने यहाँ ऐसा समझते थे बाईपास वाल्व है, ये प्रेशर रेगुलेटर वाल्व है, केवल ऐसे हम समझ लेते थे। आखिर यहाँ पे है क्या। यहाँ अगर मैंने कोई प्रेशर रेगुलेटर वाल्व लगाया है, तो वो वर्किंग कैसे करता है, प्रेशर को मेंटेन कैसे करता है ना। तो अब इसको समझेंगे। देखिए, यहाँ से ये ऑयल गया, है ना, ये मेन गैलरी में जा रहा है अंदर। अब मेन गैलरी का जो प्रेशर था, वो प्री डिसाइडेड प्रेशर पर पहुंच गया, तो फर्दर ये ऑयल अंदर नहीं जाएगा। तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ से पीछे बैक होके यहाँ आ जाएगा, है ना। या यहाँ आगे नहीं जा पा रहा, तो यहाँ इसको प्रेस करेगा, है ना, इस स्प्रिंग को प्रेस करेगा, ऑयल रिलीफ वाल्व है ये, और वापस यहाँ संप में चला जाएगा, है ना। ऑयल पैन या ऑयल संप एक ही बात है। तो इसको मैं क्या कह रहा हूँ, ऑयल ओवरफ्लो, है ना, ऑयल ओवरफ्लो वाल्व भी बोल सकते हैं इसे, है ना। तो ये यहाँ से जितना भी ओवरफ्लो हो रहा है ऑयल, वो वापस पैन में या संप में जा रहा है। पैन और संप एक ही चीज है। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं इसे ऊपर ही यहाँ पे ऐसे लगा दूं, यानी कि फिल्टर के ऊपर पैड पर ही लगा दूं, है ना, तो ये यहाँ से जा रहा है। जैसे ही प्री डिसाइडेड प्रेशर आएगा, तो ये अंदर फिल्टर में ही नहीं जाएगा, फिल्टर ही नहीं होगा, यहीं से वापस हो जाएगा। यहाँ से एंटर हुआ और यहीं से वापस हो जाएगा। यहाँ हमने ये वाल पपेट लगा रखा है, तो ये अंदर की साइड ना जाकर यहीं से वापस होके पैन में या सब में चला जाएगा। तो ये और इजी कंस्ट्रक्शन था। अब देखिए, हम ऑयल प्रेशर गेज की बात करेंगे। हमें क्या ऑयल प्रेशर चल रहा है। आजकल की गाड़ियों में माल फंक्शनिंग इंडिकेटर लगे रहते हैं, तो केवल वो ऑयल का एक सिंबल आएगा, है ना। अगर वो रेड हो गया है, तो आपको समझ जाना है ऑयल प्रेशर में कुछ कमी है, या पूरे लुब्रिकेटिंग सिस्टम में कहीं कुछ गड़बड़ है। ठीक, आज देखिए, अब चलिए इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये बेसिक है। तो ये वाली पूरी यूनिट, ये जो पॉइंटर वाली यूनिट है, ये डैशबोर्ड पे होगी, है ना, इंस्ट्रूमेंटल पैनल पे होगी गाड़ी के, जिसमें हम रीडिंग देखेंगे लुब्रिकेटिंग ऑयल का प्रेशर क्या है। ठीक, यहाँ ये बैटरी है। ठीक, ये अर्थ हो रहा है, ये बैटरी है।
ये इग्निशन स्विच है। यहां से आप देखेंगे दो कॉइल लगे हुए हैं। ये एक कॉइल है, इस पे कॉपर वायर हमने लपेटा हुआ है। यहां से ये कॉपर वायर देखिए कहाँ जा रहा है, ये कॉपर वायर हमने इस पे भी लपेटा हुआ है। नंबर 1 कॉइल, नंबर 2 कॉइल, और इसको हमने ग्राउंड कर दिया। यानी कि इसमें से करंट फ्लो हो सकता है ना। इसको यहाँ लेके आऊं, इसको यहाँ लेके आओ, इससे ज्वाइन करा दो, या फिर यहाँ ग्राउंड करा दो, गाड़ी की बॉडी से, एक ही बात है। तो देखिए यहाँ से ये आया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, और ये वायर मैंने यहीं ग्राउंड करा दिया, ठीक, गाड़ी की बॉडी से अर्थिंग के लिए। या फिर मैं इस वायर को लेके इस बैटरी से दोबारा यहाँ लगाऊं, ठीक है। तो एक ही बात है ये। अब यहाँ से ये चले, ये करंट फ्लो हो सकता है। अब हमें देखिए समझना है, ये देखिए एक कनेक्शन ये भी हो रहा है निडल पर, इसको आर्मेचर बोल रहे हैं। ये निडल पे एक कनेक्शन हो रहा है, ये निडल का कनेक्शन देखिए कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है यहाँ पर। ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक मेटेलिक कंडक्टर है, थिकर रेजिस्टेंस है, और इस पे स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट्स है। यहाँ पे क्या है, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट्स। ये ऊपर या नीचे, इस डायरेक्शन में ये मूवमेंट रहेगा इसका। यहाँ ये स्लाइड कर सकता है इस रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। रेजिस्टेंस कोई भी मेटेलिक बॉडी हो सकती है, ठीक। अब ये देखिए ये क्या है, ऑयल प्रेशर मूव डायाफ्राम, ये डायाफ्राम है, ठीक। जब यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, है ना। जैसे ही ऑयल का प्रेशर यहाँ ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये डायाफ्राम ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। अभी हम ले रहे हैं ऑयल का प्रेशर ज्यादा है, या रिक्वायर्ड प्री डिसाइडेड प्रेशर से प्रेशर पर है ना। तो देखिए जैसे ही ये ऊपर जाएगा डायाफ्राम, मान लेते हैं प्रेशर ज्यादा है, ये ऊपर जा रहा है डायाफ्राम, तो ये स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में रहेगा, ऊपर जाने की टेंडेंसी रहेगी, है ना। तो देखते हैं, देखिए करंट ये फ्लो हो रहा है, ये यहां से आया, यहाँ फ्लो हो गया, ठीक। अभी हम प्रेशर ज्यादा ले रहे हैं, ठीक। तो देखिए यहां से करंट आएगा, यहां जाएगा, और यहां जाएगा। पहले इस सर्किट को समझते हैं, यहां जाएगा और क्या होगा, यहां पे जा रहा है, ठीक। अब जब ये स्लाइडिंग कांटेक्ट इस डायरेक्शन में, जब ये प्रेशर ज्यादा हुआ तो ये स्लाइडिंग कांटेक्ट यहां से कहीं से स्लाइड होके यहां आ गया। तो यहाँ देखिए यहां से आया और यहाँ चला गया, केवल इतना एरिया रेजिस्टेंस का आ रहा है, केवल ये एरिया यहां से आया, ये आया, और ये यहाँ, ये ग्राउंड हो गया। तो कितना ये स्मॉल पोर्शन, ये छोटा सा पोर्शन रेजिस्टेंस का यूज हो रहा है ना। यहाँ रेजिस्टेंस कम है, जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहीं से करंट अधिक मात्रा में, मैक्सिमम अमाउंट में, ज्यादा से ज्यादा फ्लो करेगा। और करंट को फ्लो होने के लिए सर्किट पूरा होना चाहिए। तो ये देखिए ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है यहाँ, है ना। इस वायर को वापस लाके मैं यहाँ लगा सकता हूँ, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या है, देखिए एक सर्किट ये भी है, यहां से ये करंट गया, इस कॉइल में गया, इस कॉइल से वापस आके इस कॉइल में, और ये ग्राउंड। अब हमें ये इस पोजीशन में जब प्रेशर हायर है और स्लाइडर की पोजीशन यहाँ है, तो यहाँ रेजिस्टेंस कम है, देखिए ध्यान से, यहाँ रेजिस्टेंस कम है। और यहाँ की अगर रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो यहाँ से इस कॉइल में, फिर इस कॉइल में, फिर ग्राउंड, तो यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है, इन दोनों कॉइल का रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो करंट क्या करेगा, इस कॉइल में आएगा, इस दूसरे कॉइल में नहीं जाएगा या कम जाएगा, है ना। करंट फ्लो होके यहां से इस निडल के थ्रू इस सर्किट को, इस पाथ को फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस कम है। जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहां मैक्सिमम अमाउंट ज्यादा करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जैसा कि हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनती है। तो ये जो निडल है ना, अब हमारा प्रेशर क्या है, रेजिस्टेंस यहाँ पे कम है ना। तो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेट बनेगी, इस कॉइल में ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, ठीक। और ये निडल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, यहाँ मैग्नेट ज्यादा बनेगी, ये निडल अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। तो ये ज्यादा प्रेशर, हायर प्रेशर दिखाएगी, दर्शाएगी, है ना। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहां से यहाँ गए, है ना, यहाँ रेजिस्टेंस कम है, और ये स्लाइडर को और ऊपर ले लेते हैं हम, यहाँ प्रेशर ज्यादा है, ये स्लाइडर यहाँ आ गया, मान लेते हैं यहाँ आ गया, ठीक। तो ये यहाँ से सर्किट
यहां से करंट जाएगा, यहां तक जाएगा, फिर जाके ग्राउंड कहीं होगा। यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो क्या करंट यहां से फ्लो होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है या कम अमाउंट में होगा। अब करंट कहां से फ्लो होगा? ये वाले सर्किट को फॉलो करेगा। अब ये वाला जो कॉइल है ये मैग्नेटाइज ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस कम है, करंट ज्यादा यहां से फ्लो हो रहा है ना, और थोड़ा अमाउंट का करंट यहां से भी फ्लो हो रहा है, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ रेजिस्टेंस कम है। तो ये मैग्नेटाइज होगा कॉइल, और इसको, इस निडल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। और इस निडल के पीछे हमने ये कैलिब्रेशन कर रखा है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई। हमें डैशबोर्ड पे प्रेशर लुब्रिकेटिंग ऑयल का हाई दिखेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं लो की। अब मान लेते हैं ये डायाफ्राम नीचे आ गया, तो ये स्लाइडर कॉन्टेक्ट यहाँ कहीं था, यहाँ से खिसक के यहाँ आ गया, मान लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ रेजिस्टेंस कम हो गया, यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, है ना। तो अब देखिए करंट फ्लो, इस सर्किट को करंट फ्लो यहाँ पे कम होगा, और कहाँ से फ्लो होगा? यहाँ से आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ से फ्लो हो जाएगा इस सर्किट में। क्यों? क्योंकि ये स्लाइडर यहाँ से यहाँ आ गया, नीचे आ गया, तो यहाँ रेजिस्टेंस कम है। यहाँ रेजिस्टेंस कम है, तो मैक्सिमम करंट यहाँ से फ्लो होगा, तो यहाँ करंट कम पहुंचेगा सेकेंड कॉइल पे, इस कॉइल पे। यहाँ करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, ये ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएगा, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसमें, मैग्नेट बनेगी, तो ये निडल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, और कैलिब्रेशन में हमें प्रेशर लो दिखा देगा। ठीक है। यही प्रोसेस बार बार होता रहेगा। अब हम लुब्रिकेशन सिस्टम ऑब्जेक्टिव देखते हैं, है ना। ये हमने कुछ देखे थे पिछली क्लास में, बट इसको एक बार फटाफट दोबारा देख लेते हैं। ये मेटल टू मेटल कांटेक्ट है ना, कर रहा है, तो रिड्यूस क्या कर रहा है? फ्रैक्शन रिड्यूस कर रहा है, ये हमने देखा था। रिड्यूस कर रहा है वियर टियर, ये भी हमने देखा था, बट इसमें कुछ नए पॉइंट भी हैं। ये कूलिंग भी कर रहा है ना, दो सरफेसेस के बीच में लुब्रिकेंट क्या कर रहा है? कूलिंग भी प्रोवाइड कर रहा है, ये हमने देखा था। रिड्यूसिंग लीकेज ऑफ गैसेस, गैसेस की लीकेज को भी रोक रहा है। देखो, कंबर्शन चैम्बर में ऊपर गैसेस है, और नीचे क्या है? लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल रिंग्स के आसपास एज अ सीलिंग एजेंट भी काम कर रहा है, वो ऊपर की गैसेस को नीचे नहीं आने दे रहा। जैसे हमने ब्लो बाई गैसेस में देखा था, ब्लो बाई गैसेस में कंबर्शन चैम्बर से नीचे कनेक्टिंग रॉड की तरफ गैसेस आ रही थी, कुछ स्मॉल अमाउंट, है ना। तो अगर हम लुब्रिकेटिंग ऑयल ना डालें, मान लेते हैं नहीं डालें, तो ये ब्लो बाई गैसेस और ज्यादा नीचे आएंगी, क्रैंक केस एरिया में और ज्यादा आएंगी। ठीक है। तो ये लुब्रिकेटिंग ऑयल एज अ सीलिंग एजेंट भी काम कर रहा है, और ये क्या प्रोटेक्ट कर रहा है? क्रोजन को, क्रोजन लगने से बच रहा है वाइब्रेशन को रिड्यूस कर रहा है। देखिए, दो सरफेसेस के बीच में अगर मैं लुब्रिकेटिंग ऑयल डाल दूं, तो ये क्वेश्चनिंग इफेक्ट करेगा, है ना, क्वेश्चंस का काम कर रहा है। ठीक। तो ये वाइब्रेशंस को भी रिड्यूस कर रहा है, और हमने देखा था क्लीनिंग एक्शन भी कर रहा है। जो भी बर्ड्स है, जो भी डिपोजिशन है, उनको क्लीन करके वापस सम्प में भेज रहा है। अब सम्प से हम वापस लेंगे तो वो फिल्टर होके फिर दोबारा लुब्रिकेटिंग ऑयल इंजन के अंदर जाएगा। ठीक। ये ऑब्जेक्टिव है इसकी, लुब्रिकेंट की। अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करती है। पहली विस्कोसिटी, है ना, एक स्पेसिफाई अमाउंट में विस्कोसिटी होनी चाहिए लुब्रिकेंट की, है ना। इट्स द एबिलिटी ऑफ ऑयल रजिस्ट इंटरनल डिफॉर्मेशन, मैकेनिकल स्ट्रेसेस की वजह से जो भी इंटरनल डिफॉर्मेशन हो रहा है, इंटरनल डिफॉर्मेशन की वजह से तो ही बर्ड्स निकल रही हैं। तो इसके लिए हमें एक स्पेसिफाई विस्कोसिटी का एक ग्रेड का ऑयल चाहिए। ठीक। फ्लैश पॉइंट, फ्लैश पॉइंट क्या है? इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द लुब्रिकेटिंग ऑयल विल फ्लैश, है ना, व्हेन द फ्लेम इज पास्ड अक्रॉस द सरफेस। ये कहना ये चाह रहा है कि एक मैंने लुब्रिकेटिंग ऑयल ले लिया, और इसकी सरफेस पे एक मैं माचिस की तिल्ली जला के ले जा रहा हूँ, तो क्या होता है कि एकदम से फ्लैश हुआ और फिर बुझ गया, है ना। एकदम से फ्लेम क्रिएट हुआ और बंद हो गई, बुझ गई। आपने देखा होगा ऐसा, ये फ्लैश हुआ फिर बुझ गया। तो ये लोएस्ट टेम्परेचर, जो कि वो फ्लैश हुआ और बुझ गया, है ना, बंद हो गया, ये फ्लेम ऐसे जली और बुझ गई। तो इस लोएस्ट टेम्परेचर को मैं क्या बोल रहा हूँ? फ्लैश पॉइंट, है ना। ये फ्लैश हुआ एकदम से और फिर बुझ गया। अब फायर पॉइंट की बात करते हैं। इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द ऑयल बर्न कंटिन्यूअसली,
ये क्या कह रहा है, मैं जैसे ही मैंने लुब्रिकेटिंग ऑयल ले लिया है, एक लुब्रिकेंट ले लिया, जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, एक लुब्रिकेंट ले लिया, उस पर माचिस की तिल्ली जला के उसके ऊपर से ऊपरी सरफेस से गुजार रहा हूँ, तो क्या हुआ, उसने आग लगी और आग लगती रही, कुछ टाइम के लिए आग लगती रही, है ना। वो लोएस्ट टेम्परेचर क्या है, फायर पॉइंट। देखो दोनों को समझो, ये फ्लैश हुआ और बुझ गया, ये लोएस्ट टेम्परेचर फ्लैश पॉइंट। फायर पॉइंट जला और जलता रहा, बर्न होता रहा, है ना, वो क्या हो गया, फायर पॉइंट। फ्लैश पॉइंट का टेम्परेचर कम होगा फायर पॉइंट के टेम्परेचर से। अब देखिए क्लाउड पॉइंट, क्लाउड पॉइंट क्या है, टेम्परेचर एट विच ऑयल स्टार्ट सॉलिडिफाई इज नोन एज क्लाउड पॉइंट। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है गोले के तेल का। आप गोले के तेल देखते हैं तो वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। अब जैसी ठंड आना शुरू हो जाती है, टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है, तो उसके ऊपर एक व्हाइट व्हाइट लेयर जम जाती है ना। ऐसा ही सेम फ्रीजर में बर्फ में होता है। बर्फ में जब आप देखते हो, पानी रखते हो, तो ऊपर एक हल्की हल्की सी बर्फ की लेयर जम जाती है। आप उसमें उंगली मारेंगे या आप गोले के तेल में ऐसे जैसे उंगली मारोगे, तो वो नीचे लिक्विड होगा और ऊपर सॉलिड होगा। तो वो लोएस्ट टेम्परेचर जहां वो क्लाउड बादल से बनना शुरू हो गए हैं, है ना, यानी कि लिक्विड से वो सॉलिड स्टेट में जा रहा है, बन रहा है ना, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लाउड पॉइंट। पोर पॉइंट क्या है, ये लोएस्ट टेम्परेचर है जहां पे लुब्रिकेटिंग ऑयल पोर होना, बहना शुरू कर दे। एक सॉलिड हो गया, एक लिक्विड हो गया। एक जैसे कोई थिकर घी देखते हो आप घरों में, थिकर होता है थोड़ा सा, है ना, तो उसको सॉलिड और लिक्विड के बीच का, एक सॉलिड है एक लिक्विड है, उन दोनों के बीच की सिचुएशन, बट इतना वो थिकर होगा कि वो बहना शुरू कर देगा, उस लोएस्ट टेम्परेचर को हम पोर पॉइंट बोल रहे हैं। ऑयलीनेस क्या है, उसमें जो चिपचिपाहट है ना, ऑयलीनेस लुब्रिकेंट में होनी चाहिए, अडहेसिव होना चाहिए वो, ठीक है। अब क्रोजन की बात करें, ये नॉन क्रोजिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लुब्रिकेटिंग में सारी प्रॉपर्टीज हैं बट वो जंग लगा रहा है, तो फिर वो हमारे किसी काम का नहीं। नॉन क्रोजिव होना चाहिए। अब ये इमुलिसिफिकेशन, ये क्या होता है ये ये बता रहा है कि ये वाटर के साथ ऑयल और वाटर आपस में मिक्सअप नहीं होते, है ना, ये कहना चाह रहा है। तो और हो भी नहीं सकते, तो ये उस गुण को दर्शा रहा है। ऐसा ना हो कि लुब्रिकेटिंग ऑयल वाटर के साथ मिक्सअप हो जाए या वाटर के साथ इंटरेक्शन कर ले, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होता भी नहीं है अगर आप ऑयल यूज कर रहे हैं, बट आप उसमें कुछ ऐसा मटेरियल यूज ना कर लें कि वो वाटर के साथ कुछ रिएक्शन कर जाए, है ना। केमिकल एंड फिजिकल स्टेबिलिटी, लुब्रिकेंट मस्ट बी केमिकली एंड फिजिकल स्टेबल, है ना। कैसे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमने लुब्रिकेंट रखा एयर में, तो वो कुछ रिएक्शन बना के उससे कुछ और उसने बना दिया, कुछ और उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, है ना। या फिर हमने लुब्रिकेटिंग ऑयल इंजन में डाला तो मेटल के साथ रिएक्ट करके कुछ और अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर गया। या फिर हमने एयर में खुला छोड़ दिया, तो फिर क्या हुआ, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी स्टेबल, इवन इट इज अ केमिकली एंड फिजिकली, हर तरीके से वो स्टेबल होना चाहिए। न्यूट्रलाइजेशन होना चाहिए, है ना, न्यूट्रल रहना चाहिए। वही है कि किसी के साथ रिएक्ट ना करे, एसिटिक, है ना, और एल्कलाइन, वो सारी चीजें बिल्कुल न्यूट्रल रहनी चाहिए। एडेसिवनेस, वही कह रहा है, एडेसिवनेस क्या है, चिपचिपाहट, है ना, एक दूसरे से मेटल सरफेस से ऑयल की चिपचिपाहट, ये ऑलमोस्ट यही चीज है ऑयलीनेस वाली। फिल्म स्ट्रेंथ, दोनों सरफेसेस के बीच में लुब्रिकेंट एक फिल्म क्रिएट कर पाए। ऐसा ना हो कि वो बीच में फिल्म ही नहीं बना पा रहा, फिल्म नहीं क्रिएट नहीं करेगा दोनों सरफेसेस के बीच में, तो वो प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं कर पाएगा। तो उसके अंदर प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए कि वो एक फिल्म क्रिएट कर पाए, है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, डेंसिटी ऑफ ऑयल, ऑयल की डेंसिटी ऐसी हो कि वो फिल्म क्रिएट कर पाए, है ना, विस्कस हो, इतना पतला भी ना हो ना इतना गाढ़ा हो, ठीक। तो वो प्रॉपर उसकी डेंसिटी होनी चाहिए। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल की। अब हम टाइप्स की अगर बात करें, तो सॉलिड लुब्रिकेशन, सॉलिड लुब्रिकेंट, इसमें कौन कौन से आते हैं, ये मैंने लिख रखे हैं ना, ग्रेफाइट, माइका, मॉलिब्डन, ये है ना,
ये आपको याद करनी है, कभी कभी पूछ लेता है। सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स की अगर बात करूं तो ग्रीस, है ना, हैवी ग्रीस, सेमी सॉलिड। ठीक। लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो मिनरल ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स, एनिमल ऑयल्स, है ना, कोई फ्लूइड हो सकता है। हम बहुत सी जगह वाटर भी यूज कर लेते हैं। ठीक। तो ये टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट्स हैं। अब सर्विस रेटिंग की हम अगर बात करें तो लुब्रिकेटिंग ऑयल रेटेड एज टू इट्स विस्कोसिटी बाय नंबर। हम नंबर से उसकी हम एक विस्कोसिटी नंबर उसे देते हैं। क्या नंबर होता है वो अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। ये सर्विस डेजिग्नेशंस हमने कुछ दे रखे हैं, जैसे एमएस ऑयल। एमएस ऑयल किस किस लिए आता है? सीवियर सर्विसेज के लिए, है ना। और अनफेरेबल ऑपरेटिंग कंडीशन है कहीं अगर गैसोलाइन इंजन में, तो हम ये यूज करते हैं। गैसोलाइन के लिए यूज करते हैं, यानी कि पेट्रोल इंजन के लिए ये नंबर यूज करते हैं। ये होता है ना एमएस ऑयल, एमएम ऑयल। अब इन सबकी स्पेसिफिकेशंस अलग अलग है। एमएस ऑयल किस लिए यूज हो रहा है, ये वो कह रहा है। लो ऑपरेटिंग टेम्परेचर, शॉर्ट ट्रिप, आपको छोटी छोटी ट्रिप्स लेनी है ना, स्टार्ट स्टॉप ड्राइविंग, इसके लिए अच्छा है। हाई स्पीड, है ना, हाईवे ड्राइविंग, हैवी लोड ऑपरेशन, इसके लिए एमएस ऑयल अच्छा है। तो ये सारे सबकी वर्किंग अलग अलग है। अगर मैं डीजल की बात करूं तो डीजी ऑयल, डीएस ऑयल, डीएम ऑयल, तो इनकी भी स्पेसिफिकेशन सबकी अलग अलग है। ये क्यों किस लिए यूज हो रहा है, या देखिए ये किस लिए हम यूज कर रहे हैं। तो स्मॉल वेरिएशन है इसमें, ये आप देख सकते हैं। चलिए, तो पहले हम इसके डाउट्स ले लेते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, फिर हम आगे चलेंगे।